हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा होगा कंपोजिशन स्कीम। सीए फाइनल स्टूडेंट इंटर सभी के लिए है ये। और जो कंपोजिशन स्कीम है वो उसमें क्या क्या कंडीशंस रहती है, क्या क्या टर्नओवर की लिमिट रहती है। आपने ये वीडियो देखने के बाद कंपोजिशन स्कीम का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर पाओगे और आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने में हो या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में हो, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक मैसेज देना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम होती क्या है? तो इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ 3 टाइप के लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। पहला, और सर्विस प्रोवाइडर के भी लिए होता है, बट इसके अंदर 2 सेक्शन है। एक तो है 10(1)(a) जिसके अंदर सिर्फ 3 लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो नोटिफाइड गुड्स के लिए एंगेज नहीं है। अगर नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से होते हैं? एक तो आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर, ठीक है, विच इज़ नॉट कंटेनिंग कोका। सेकेंड, अगर एरिएटेड वाटर के मैन्युफैक्चर में है, पान मसाला के मैन्युफैक्चर में, या तंबाकू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये सब नोटिफाइड गुड के मैन्युफैक्चर है तो उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। मैन्युफैक्चरर अदर देन नोटिफाइड गुड्स, ठीक है, उनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। सेकंड, ट्रेडर और डीलर, इनको भी कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। ठीक है, और रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को कंपोजिशन स्कीम में लिया है। अभी कंपोजिशन स्कीम किन किन लोगों को मिलेगी? जो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करते उनको, इनको इंटर स्टेट सप्लाई करना अलाउ नहीं है। सेकंड चीज़, ठीक है, सो इन 3 लोगों को कंपोजिशन स्कीम जो 10(1)(a) है, ठीक है, उनके अंदर कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये जान लिया हमने। तो जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है उनके लिए तो सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, ओके। बट अभी अमेंडमेंट के बाद इनको सर्विस भी अलाउड होगी। सर्विस अलाउड होगी जो मतलब ये गुड्स ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके साथ में ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले जो 2 लोग हैं वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट सर्विस कौन सी लिमिट तक? तो उनका अगर प्रीवियस टर्नओवर जो है उस टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपए, उन दोनों में से जो भी हायर है उस केस में उस अमाउंट तक ये सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, लिमिट जो रहेगी वो तो अलग से रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इस अमाउंट तक ये सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और जो सेकंड रेस्टोरेंट की सर्विस है उसके अंदर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट की सर्विस को छोड़ के जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर भी ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। जैसे अदर देन रेस्टोरेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट की जो लिमिट होगी वो होगी 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये तो हमारा रूल हो गया पहला। सेकंड जो बात करेंगे उसमें है कि अभी ऊपर सिर्फ सर्विस रेस्टोरेंट की सर्विस को कवर किया, दूसरी सर्विसेज को कवर नहीं किया। तो दूसरी सर्विसेज को कवर करने के लिए एक नई स्कीम लेके आए, उसको बोलते हैं कंसेशनल रेट स्कीम, प्रिजर्वेटिव स्कीम्स भी बोलते हैं, बट इसको CRS स्कीम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ऊपर जितने भी लोग थे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस, उन सबको छोड़ के कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, और उन 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 लोगों के लिए ये कंसेशनल रेट स्कीम है। उसके अंदर जो रेट रहेगी वो होगी 6%, मतलब 3% SGST और 3% CGST। ठीक है, अभी हम टर्नओवर की बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, बट इसके अंदर किन किन लोगों को कंपोजिशन कंसेशनल रेट स्कीम नहीं मिलेगी? जो नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर, उनको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया। और एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, जो ऊपर जो 3 लोग हैं उनके अलावा जो लोग हैं उन्हीं को ही 10(2)(a) के अंदर एप्लीकेबिलिटी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट, तो इस लिमिट तक वो कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट स्कीम में रह सकते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम जो 10(1)(a) के अंदर पड़ी, जो 3 लोगों के लिए, उनके लिए जो लिमिट रहेगी वो होगी प्रीवियस ईयर में जो उनका एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा वो 1,50,000 वो 1,50,00,000 से कम हो, 150 लाख से कम हो। ठीक है, या उसके इक्वल हो। फिर जो ये सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम
उत्तराखंड, ये जो 7 जगह हैं, इन 7 जगहों में अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कंपोजिशन स्कीम के लिए लिमिट होगी वो होगी 75 लाख, ठीक है। और जो कंसेशनल रेट स्कीम में जो आते हैं, जो हमने सेकंड पढ़ी 10(2)A के अंदर, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर रहेगा वो 50 लाख से कम होना चाहिए, तभी वो स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट की बात, ठीक है। अभी मैं आपको वापस बता देता हूँ नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से होते हैं। एक तो आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर, एडिबल नॉट कंटेनिंग कोका, देन पान मसाला, देन टबाको मैन्युफैक्चरर्स और एरिएटेड वाटर, इन सब के मैन्युफैक्चरर्स गुड्स करते हैं। तो उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, ये तो बात होगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करें। इसके अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना। याद रखना, जब भी हम कंपोजिशन स्कीम के टर्नओवर को कैलकुलेट करते हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस डिपॉजिट होगा उसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में जब हम कंपोजिशन स्कीम का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस डिपॉजिट का जो टर्नओवर है उसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है बस। बाकी सभी जगह हम इस इंटरेस्ट को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम के जो टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एग्रीगेट टर्नओवर में आता क्या क्या है, सारी टैक्सेबल सप्लाई आएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगी, बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस डिपॉजिट है वो यहाँ पे नहीं आएगा, कंपोजिशन स्कीम है, ठीक है। इसी में लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एक चीज़ याद रखो बस, कंपोजिशन स्कीम में ही इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस को इंक्लूड नहीं करना, इस एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना। बाकी सभी जगह हम जब रिफंड का एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो वहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर तीसरा, जीरो रेटेड सप्लाई को इंक्लूड करना है, यहाँ पे निल रेटेड सप्लाई को भी इंक्लूड करना है। पिछले साल में अगर आपने कोई इंटर स्टेट सप्लाई करी है उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। वो मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप याद रखना। अगर पिछले साल इंटर स्टेट सप्लाई की है, पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर जब निकालेंगे तो पिछले साल का निकालेंगे और उसमें इंटर स्टेट सप्लाई अगर पिछले साल में की तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, ओके। एक्सक्लूड किस किस को करेंगे, जितना भी जीएसटी है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, जितना भी जीएसटी का टैक्स है उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। सेकंड, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, अगर आरसीएम में कोई टैक्स पे किया है उसको भी यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। एक चीज़ और, जो हम इनकम टैक्स में टीसीएस पे करते हैं उसको भी यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। ये अमेंडमेंट एक। तो याद रखना है इन 3 अमाउंट्स को यहाँ से एक्सक्लूड करना है। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, इसको यहाँ से एक्सक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर की वैल्यू में से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का क्लैरिफिकेशन। अभी टैक्स रेट क्या क्या लगेगी वो देखते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है 10(1)A के अंदर मैन्युफैक्चरर है तो वहाँ पे जो टैक्स रेट लगेगी ओवरऑल 1% लगेगी, बट 0.5% ऑफ CGST एंड 0.5% SGST, किसका, एग्रीगेट टर्नओवर का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, मैन्युफैक्चरर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर होता है, ठीक है। बट ट्रेडर होता है उसके लिए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई रेट सेम टू सेम जो मैन्युफैक्चरर में थी, बट जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर और ट्रेडर के अंदर ओनली टैक्सेबल सप्लाई 0.5% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, 0.5% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई CGST और SGST, ठीक है। रेस्टोरेंट में जो रेट होगी वो 5% ओवरऑल, 2.5% CGST, 2.5% SGST ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर का, ठीक है। तो सिर्फ ट्रेडर के केस में टैक्सेबल सप्लाई पर ही GST लगेगा, बाकी सब केसेस में एग्रीगेट टर्नओवर पे लगेगा, ओके। अब बात करते हैं कंसेशनल रेट में टैक्स रेट क्या रहती है। तो वहाँ पे जो टैक्स रेट रहती है वो होती है 3%, 3% ऑफ CGST एंड 3% ऑफ SGST ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट भी पढ़ ली और रेट्स भी पढ़ ली। अभी हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जहाँ पे आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। बहुत ही सिंपल है। पहला, अगर कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाई शेड्यूल 3 में दे रखा है उसमें इन्वॉल्व है तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, ठीक है। फिर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स की तो वो भी ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है
जो TCS कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 9 सबसेक्शन 5 वाले, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। फोर्थ, अगर नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर है तो उस केस में भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आप NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तब भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने होते हैं कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो वो क्या है, जिस दिन आपकी जो लिमिट है 50 लाख और 1.5 CR वाली लिमिट और 0.75 वाली लिमिट, जिस दिन वो क्रॉस करेगी उस दिन आप कंपोजिशन स्कीम की जो फ़ायदा ले रहे हो वो वहाँ से हट जाएगा और आपको नॉर्मल टैक्स में टैक्स पे करना पड़ेगा उसी तारीख से जिस दिन आपका टर्नओवर लैप्स हो जाएगा, लिमिट से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड, एप्लीकेबली ऑन एवरी ब्रांच, अगर आपके ऑल इंडिया में जितनी भी ब्रांच हैं सबका टर्नओवर लेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, ठीक है, और सभी जगह कंपोजिशन स्कीम ही एप्लीकेबल होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक ब्रांच में आप नॉर्मल रेट से पे कर रहे हो, दूसरे में कंपोजिशन, ओवरऑल कंपोजिशन स्कीम में ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप ना तो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और ना उस ITC का क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कंपोजिशन स्कीम में आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, बट इंटरस्टेट जो होगा वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। इनपुट बाय करते हो उस टाइम आप इंटरस्टेट बाय कर सकते हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। फिफ्थ, अगर आपकी कोई भी आउटलेट होगी कहीं पे भी ब्रांच में, उधर बाहर लिखना पड़ेगा हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल कंपोजिशन स्कीम है।